हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लेक्चर में। दोस्तों लास्ट लेक्चर तक हमने वेक्टर की बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था। हमने वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं हमने पढ़ा था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट में हमने जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी वो आपको याद होनी चाहिए। मैंने बताया था कि जब अपन किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, है ना, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है, क्लियर है, और उस जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्लियर है। ये जो बातें जो है हमने बेसिकली पढ़ी थी, आपको याद होना चाहिए। जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एंड कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा दोस्तों उन दोनों वेक्टर्स ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। और एक बात आपको नहीं भूलना है कि दो वेक्टर्स के बीच का हम एंगल कब कैसे निकालते हैं? जब दोनों की पूंछ में पूंछ मिली हुई हो, क्लियर है। और नहीं मिली हुई हो तो क्या करना है? पहले उसको मिलाना है, फिर उनके बीच जो एंगल बनता है दैट विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आती है बात आपको? वेरी नाइस। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के साथ कितना एंगल बनता है। मान लीजिए कि मैं रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल मानता हूं ए वेक्टर के साथ अल्फा और बी वेक्टर के साथ बीटा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा? टेन अल्फा विल बी व्हाट, आप मेरे याद कीजिए, अल्फा है वो ए से एंगल है तो ऊपर क्या आएगा? बी, है ना। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, क्लियर है। मुझे टेन बीटा निकालना है, बीटा कहां से एंगल है? बी से, तो हमें ऊपर क्या आएगा? ए, तो क्या आएगा? टेन बीटा विल बी ए साइन थीटा अपॉन बी ए कॉस थीटा। समझ में आती है बात? उसके बाद दोस्तों मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, है ना, दो पॉइंट बताए थे, तीसरा मैं बताने वाला था लेकिन अपना लेक्चर एंड हो गया, तो इसीलिए यहां पर देख लीजिए एक बार। ओके, सो मैंने आपको बताया जब अपन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, क्लियर है, तो दो चीजें जो है अपन को पढ़ना है वहां पर कि भाई जो रिजल्टेंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम कब आ सकता है और दूसरा वो रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम कब आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमने निकाल के देखा था कि भाई दो वेक्टर का जो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट होता है दैट विल बी ए प्लस बी, है ना। और ऐसा कब होता है? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। अरे भाई साहब, यदि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे यार। एक ऑब्जेक्ट में आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हो और 4 न्यूटन का फोर्स भी उधर ही लगा रहे हो, तो टोटल कितना हो गया? 5 और 4 9 न्यूटन। समझ में आता है कि नहीं आता है? अरे हाँ या ना? सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ टू वेक्टर इज ए प्लस बी, क्लियर। उसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो वो मिनिमम वैल्यू कब आता है? जब एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो? एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो। समझ में आई बात? मतलब मान लो 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 4 न्यूटन इधर लग रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 5 में से 4 को मैं डायरेक्टली माइनस कर दूंगा, मतलब a माइनस बी विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर, मिनिमम रिजल्टेंट। समझ में आता है क्या? वेरी नाइस। ओके, सो maximum possible value is a plus b and minimum possible value is a minus b, क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल भी देना चाहता हूं आपको, वैसे तो मैं यहां पर शायद दे चुका हूं। वेरी नाइस, ओके, ये मैं आपको दे चुका हूं, इसीलिए मैं वापस से उसी बात को यहां पर नहीं दोहराऊंगा, क्लियर है। चलिए, सो फॉर नाउ अभी अपन एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। आपको पता है स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस इज जब जो दो वेक्टर आपको गिवन हो, समझना मेरी बात। मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको एक वेक्टर ए गिवन है और दूसरा वेक्टर यहां पर दोस्तों बी गिवन है, क्लियर है। इनके बीच में एंगल थीटा है और स्पेशल यहां पर क्या है? स्पेशल है कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और लेट्स से जस्ट ए, है ना, वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बराबर है, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? बराबर। मतलब मैं स्पेशल केस क्या कर रहा हूं? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ given vectors are same, getting it। तो मान लीजिए कि जस्ट लेट्स से कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड a के बराबर है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी a है और इसका मैग्नीट्यूड भी a है, तो हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट। हमें पता है रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का हमेशा उसके प्लेन में और उन दोनों के बीच में आता है, isn't it? सो ये मान लिया अपन ने, मान लो रिजल्टेंट वेक्टर, तो मुझे बताइए कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आया इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा, अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्लियर है। अब देखिए बस हमें क्या करना है? हमें इनका मैग्नीट्यूड रखना है। इसका मैग्नीट्यूड भी ए स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड भी ए स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू कॉस थीटा। समझ में आई बात? अभी इसको सॉल्व कीजिए तो हमें जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? देखना, इसको लिखो 2a स्क्वायर प्लस
2a² cos थीटा। अभी देखो यहाँ पर हम 2a² को यदि कॉमन निकाल लें, 2a² तो अंदर क्या बचता है 1 + cos थीटा। अब दोस्तों यहाँ आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आना चाहिए, यदि नहीं आता है तो आप बिल्कुल जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो लेक्चर है आप उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको डील करना है। क्लियर है? सो यू मस्ट नो दैट 1 + cos थीटा जो है दैट रिमेन्स 1 + 2 cos थीटा बेसिकली, तो वो हमारे पास रहता है 2 cos² थीटा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ थीटा है तो यहाँ पर θ/2 हो जाएगा। क्लियर है? Isn't it? अच्छा, 1 - cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? इट बिकम्स sin² θ/2। डोंट वरी, ये वाला भी आपको बहुत ही जल्द काम आने वाला है। क्लियर है? ओके, सो मुझे बताइए 1 + cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 cos² थीटा। सो पुट इट्स वैल्यू है, तो what we find 2a² into 2 cos² θ/2. Okay, so that becomes 4a², और let's say just 2², एक ही बात है बट मैं थोड़ा सा I'm sorry, it is 2 square a² cos² θ/2 का होल। अब देखो सबको स्क्वायर लगा हुआ है और उसका होल रूट है, तो होल रूट से सारा स्क्वायर कट जाएगा, दैट विल बिकम 2a cos θ/2। ये क्या आ गया दोस्तों? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर इट। ओके, क्या मिला हमको? ध्यान से सुनना, हमको क्या मिला यहाँ पर दोस्तों? हमें मिला है कि जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। लेट्स से ए है, क्लियर है, उनके बीच का एंगल यदि थीटा है, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 2a cos θ/2। दोस्त मेरे साथ रिपीट कीजिए प्लीज, 2a cos θ/2, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। ओके, मैनी टाइम्स इन द चैप्टर लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बार बार करना पड़ेगा, और वहां यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो फटाक से लगाओगे, आपको a² + b² हर बार लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको दिखा कि भाई साहब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, फट से लगा, खेल खत्म। अभी देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, है ना, कुछ चीजें और भी मतलब आपको समझने को मिलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। ये क्या लिखा हुआ है कि फाइंड रिजल्टेंट इफ एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर दो वेक्टर के मतलब 5 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन का, और उनके बीच में अलग अलग कंडीशन में एंगल दिए हुए हैं, तो हमें निकालना है रिजल्टेंट। क्लियर है? आ जाओ। सो नंबर 1 मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं क्यों a² b² लगाऊं? सीधा लेट्स पुट दिस फॉर्मूला, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी 2a sin θ/2, आई एम सॉरी cos θ/2, है ना, cos θ/2। ओके दोस्तों, sin θ/2 भी आएगा, लेकिन वो सब्सट्रैक्शन में आएगा। हाँ, जस्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको ये याद रखना है कि cos θ/2 कहाँ आता है? समेशन में। ओके, सो लेट्स पुट मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों दोनों फोर्स का? 5 न्यूटन, और cos अभी इस केस में अपना एंगल कितना है? 0, तो 0/2 तो पूरा 0 हो जाएगा। cos 0 मतलब बताइए मुझे क्या होता है दोस्तों? cos 0 मतलब 1। ठीक है, यदि आपको इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम है सो डोंट वरी, अभी बेसिक मैथ्स आप पढ़ोगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर है? सो दैट विल बिकम, ये cos 0 मतलब 1, तो 10 न्यूटन्स। समझ में आई बात? मतलब सीधा सा बात होना भी तो चाहिए कि ये बॉडी है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो टोटल कितना न्यूटन हो जाएगा? 10 न्यूटन। दोनों के बीच में एंगल 0 है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। यदि थीटा जो है आपका लेट्स से 60 डिग्रीज है, क्लियर है, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यू विल गेट 2a cos 60/2 and you will get 2a cos 30, isn't it? So 2a का वैल्यू है 5, है ना, मैग्नीट्यूड 5 ही है, अपन ने देखा, देखो ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है 5। ओके, ये देखिए, so 2 × 5 × cos 30, cos 30 means sin 60 मतलब √3/2, isn't it? So put its value √3/, इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 5√3, or you can say a√3. So here comes a conclusion. If, listen to me please,
लिसन टू मी केयरफुली, यदि आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, और उनके बीच में एंगल यदि 60 डिग्री आता है ना, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी ए है और यहाँ बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी ए है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो a√3 ही आएगा। ये छोटी सी बात अभी आपको लग सकती है, इतनी छोटी सी बात आप याद रखने के लिए कह रहे हो, है ना, तो ट्रस्ट मी यार, ये आप यदि छोटी छोटी बात याद रखोगे ना तो आपको बाद में बहुत हेल्प मिलने वाला है। जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना रहेगा तो उस टाइम पे बहुत काम आता है। ओके, सो नाउ come to the third point. If angle is given, it is 90 degrees. Okay, it is if 90 degrees. Okay, so resultant vector जो है वो क्या आ जाएगा, 2a cos 90/2 है ना, 90/2 45 और cos 45 मतलब 1/√2, so 2a into 1/√2, and can you write 2 को आप √2 into √2 लिख सकते हो क्या, है ना, a 1/√2। दोस्तों थोड़ा बहुत मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको 10वीं क्लास की मैथ्स तो आती होगी यार, है ना। आई अंडरस्टैंड आप में से बहुत लोगों ने तो नीट या बायोलॉजी इसीलिए सेलेक्ट किया था कि क्योंकि आपको फिजिक्स से या मैथमेटिक्स से डर लगता है। अरे यार देखो, ऐसा डरो नहीं, मतलब थोड़ा सा क्या है कि सब्जेक्ट बहुत शानदार है, मतलब लिटरली इतना सही सब्जेक्ट है ना। आप थोड़ा सा फिजिक्स में दिल लगाओ, थोड़ा चीज़ों को समझो आप, है ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा वाह यार चीज़ें हैपन सो स्मूथली, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट है ना भेजे में घुसना चाहिए, बजाय कि फॉर्मूला रटने के बैठ कर फॉर्मूला रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना यार। फॉर्मूला रटना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप यदि ऐसा सोच लो कि मैं फॉर्मूला रट के एग्जाम लिखाऊंगा तो वो ठीक है, बोर्ड तक इज़ ओके, बोर्ड में आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में है पूरा लाइन टू लाइन रट के चलेगा और वहाँ पर छाप के आगे, बट द सेम थिंग डजंट हैपन विद नीट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वहाँ आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा यार, है ना। सो इसीलिए अच्छे से पढ़ो, समझो चीज़ों को, बहुत स्मूथली चलता है, बहुत मज़ा आता है यार फिजिक्स पढ़ने में। ओके, एंड थ्रू आउट द ईयर आई विल ट्राई टू समराइज द होल थिंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। ओके, सो हैव अ लुक। सो हमें यहाँ पर क्या मिला कि जब एंगल 90 डिग्री होता है तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें मिलता है दैट बिकम्स a√2। ओके, वेरी नाइस, एंड आपको ये पॉइंट जो है लिखना है। ओके, एंड तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं दोस्तों, मान लो थीटा जो है वो 120 डिग्रीज गिवन है। ओके, तो बताओ रिजल्टेंट कितना मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा 2a cos 120/2, है ना, so 2 into a into cos 60 and cos 16 is 1/2, isn't it? So resultant जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब 2 into a into 1/2, 2 से 2 cancel, so you will get only a। वाह यार, सच नाइस कंक्लूजन। क्या मिला आपको कि दो वेक्टर आपको गिवन है ना, लेट्स से a वेक्टर एंड b वेक्टर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम, और उनके बीच में यदि 120 डिग्री का एंगल है तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, रिजल्टेंट विल बी सेम विद एम्पलीट्यूड। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बिकॉज डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में यही चीज देखो नीट में पूछा जा चुका है ना। स्टेटमेंट कैसा है कि समझना, समेशन, है ना, और लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स बाय मैग्नीट्यूड, समझना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, then what will be the angle between these two vectors? Obviously you should remember 120 degrees। समझ में आई बात? दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर यदि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है तो उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 120 डिग्रीज ओनली। सो मैं यहाँ पर इस चीज को एज अ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, बट यू शुड राइट इट। ओके, मैं चाहता हूं कि आप अपने नोट्स में इस बात को मेंशन करें, ठीक है। चलिए, सो अब थोड़ी बारी आती है अपनी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की, ठीक है। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो आ जाओ, फर्स्ट फटाफट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, चलिए, देर आर टू फोर्स वेक्टर्स, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। दोस्तों मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि आप जब भी फिजिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो ट्रस्ट मी, फिजिक्स दो टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें देता है, या तो वो हमसे एक डायग्राम की इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, है ना, और या तो वो हमें एक इक्वेशन के लिए कुछ वैल्यूज दे रहा होगा। सो जो भी आपको क्वेश्चन मिले फटाफट साथ में नोट करते हुए चलना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ड्यूरिंग सॉल्विंग अ फिजिक्स क्वेश्चन। बायो में ऐसा नहीं होता आपको वहाँ पढ़ना है, दिमाग में है, उसको लिखना है, बट फिजिक्स
डजंट गो दैट वे। आपको वहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन जो गिवन अंडरलाइन करके पढ़ना है और सारी इन्फॉर्मेशन को निकालना है या डायग्राम को निकालना है उसमें से। ओके, सो देयर इज वेक्टर वेक्टर वेक्टर, सो आई शुड मेक अ डायग्राम। ओके, देखिए यहाँ पर एक फोर्स मान लो F1 जो है, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड इज 12 न्यूटन एंड सेकेंड वन इज इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज़ 5 न्यूटन। ओके, एंड उनके बीच में देखिए यहाँ पर कुछ एंगल है और here is resultant vector between them। ओके, सो क्वेश्चन आगे रीड करते हैं, डायग्राम बना ली है अपन ने। फिर what angle the two vectors be added so that resultant vector of 17 न्यूटन 7 न्यूटन एंड 13 न्यूटन respectively, है ना, हमें ये रिजल्टेंट चाहिए, उसके लिए इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए। दैट्स द सिंपल क्वेश्चन। दे आर आस्किंग कि भाई साहब थीटा कितना, यदि रिजल्टेंट जो है पहले केस में आ रहा है 17 न्यूटन, फिर रिजल्टेंट दूसरे केस में आ रहा है 7 न्यूटन, और वही रिजल्टेंट जो है तीसरे केस में अपने को मिल रहा है 13 न्यूटन। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाओ यार, बताओ यदि ये दो फोर्स है, एक है 12 न्यूटन और दूसरा है 5 न्यूटन, तो क्या मुझे आप सिंपल से सवाल का जवाब दे सकते हो कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। मैक्सिमम फोर्स अपन ने देखा था यार कि दो वेक्टर का मैक्सिमम समेशन का पॉसिबल है, तो मुझे बताओ कि F का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, F1 प्लस F2, है ना, जो कि कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 मीन्स 17 न्यूटन। और बताओ F मैक्स का वैल्यू कब आता है, कब रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम होता है, जब उनके बीच का जो थीटा हो 0 डिग्रीज हो। क्लियर है। उसके बाद F मिनिमम का वैल्यू बताओ, F1 माइनस F2 होता है कि नहीं होता है, तो बताओ क्या हो जाएगा 12 माइनस 5, दैट मीन्स 7 ओके न्यूटन, है ना। और ये किस एंगल पर आता है दोस्तों, 180 डिग्रीज पे। यू शुड मेमोराइज, आपको याद होना चाहिए कि जब दो वेक्टर्स का मैक्सिमम कितना होता है, F1 प्लस F2 या A1 प्लस A2 और A प्लस B, जो भी है वेक्टर्स आपका जो भी व्हाटसएवर गिवन, ओके, तो और मिनिमम कितना होता है F1 माइनस F2 नाउ। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 17 न्यूटन और मिनिमम वैल्यू 7 न्यूटन। 17 कितने एंगल पर आएगा, जब वेक्टर 0 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो, और 7 जो है 180 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो। तो लो भाई साहब 17 और 7 तो मिल गया, 17 फॉर 0 डिग्रीज ओके एंड 7 फॉर 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज देखो भाई, आंसर तो इसी से आ गया यार, आंसर विल बी ए। ओके, बट मैं चाहता हूं कि आप ये भी निकालें कि जब 13 रिजल्टेंट का वैल्यू अपना 13 न्यूटन हो तब एंगल कितना हो, है ना, उसको भी अपन निकाल लेते हैं, है ना। देखो आ जाओ जरा समझते हैं। क्या आपको मालूम है कि एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो कितना आएगा, आपको मालूम होना चाहिए अंडर रूट, मतलब यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स ही लेते हैं ना यार, है ना, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्लियर। तो बताओ हमें रिजल्टेंट का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है यार, 13 गिवन है। कितना गिवन है दोस्तों, 13। सो 13 अंडर रूट लाऊंगा तो स्क्वायर इधर लग जाएगा। F1 इज व्हाट 12 स्क्वायर प्लस F2 इज 5 का स्क्वायर, है ना, ओके, एंड प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। क्लियर। तो मुझे बताओ 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 इंटू 13 करेंगे, सो यू शुड रिमेंबर 169, 12 144 और 5 इंटू 5 25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 5 120 बेसिकली। ओके ओके, सो 120 cos थीटा। ओके, 144 25 मतलब 169, इसको इधर लेंगे माइनस में आ जाएगा, 144 मतलब जो 9 और 6 और 1 169 इज इक्वल टू 120 cos थीटा। ओके, अब मुझे बताओ ये करेंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा। अब cos मतलब इट्स वेरी नाइस, क्या है मामला कि भाई साहब 120 cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos थीटा का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। अरे 120 को 0 से कुछ भी डिवाइड करो तो आंसर तो 0 ही आना है। मुझे बताओ कि cos के कौन से थीटा पर आंसर 0 आता है। सो यहाँ थीटा मस्ट बी 90 डिग्रीज। ओके, थीटा मस्ट बी 90 डिग्रीज। तो हमको देखो रिजल्टेंट पता था, F1 F2 पता था, और हमने यहाँ पर क्या किया, cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। वेरी सिंपल, सो सिंपल यार, समझ में आता है आपको, वेरी नाइस। सो मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पर, 0 पे, मिनिमम वैल्यू 180 डिग्रीज पे। क्लियर है। और जो एक और हमको रिजल्टेंट गिवन था उसको भी अपन ने रख के देख लिया, तो वी गॉट अवर आंसर। क्लियर, चलिए वेरी नाइस। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, इस बार हमें एक 3 डायमेंशनल वेक्टर गिवन है। 3 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशनल ही, लेकिन हाँ आई कैप जे कैप के कैप इसमें नहीं है। क्लियर। तो हमें एक इस टाइप से एक वेक्टर गिवन है
सो व्हाट दे आर आस्किंग इज कि देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, बेसिकली हमें ए प्लस बी कैलकुलेट करना है ना. सो राइट डाउन ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप. अरे इसको क्यों लिखना, अब तो मुझे बताओ, जब भी हमें ऐसा 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के हमें वेक्टर गिवन होता है, सो व्हाट वी शुड डू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को ऐड कर देना यार, सिंपल. और ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के लिए आई कैप जोड़ दो, के कैप जे कैप और के कैप को आपस में जोड़ दो. क्लियर है. तो मुझे बताओ ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा 10 आई कैप और ये कितना हो जाएगा -3 जे कैप प्लस 8, सो -5 जे कैप. समझ में आता है. तो ये हमें देखो वेक्टर ही मिल गया हमें, ये बेसिकली मैं इसको आई कैन से इट एज अ रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है. तो ए प्लस बी देखो ये हमें मिल गया. अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका. अब बताओ जब इस टाइप से हमें कोई वेक्टर दिया होता है 3D वेक्टर एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप में, तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √x² प्लस y² प्लस z². वेरी सिंपल. तो मुझे बताओ इसका क्या करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर. अब देखो स्क्वायर दोस्तों हम माइनस का करें प्लस का करें, आंसर तो हमेशा प्लस में ही आना है. क्लियर है, सबको पता है. तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए, 10 स्क्वायर मतलब 100 और इसका मतलब हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25 है ना. सो इट बिकम 125. तो दोस्तों मैं 125 को क्या 25 इंटू 5 नहीं लिख सकता अंडर रूट. अब बताओ 25 का अंडर रूट मतलब 5, सो आंसर विल बी 5√5. तो ये हमें क्या मिल गया, अपने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड. समझ में आया आपको, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड. अब दोस्तों हमसे एक और चीज़ पूछी है, हमसे पूछा है कि डायरेक्शन भी बताइए, है ना. अब मुझे बताओ कि यार मैं यदि इस वेक्टर को देखूं एक बार, है ना, ये इस वेक्टर को देखूं जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया था, है ना. तो मैं इसको यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बनाऊं तो बताओ कैसा बनेगा यार. ओके बनाते हैं ज़रा यार. बताओ यार ये जो वेक्टर है 10i कैप है. ओके सो लेट्स से 10i कैप इस डायरेक्शन में, फिर -5 j कैप. सो इजंट इट लाइक दिस, -5 j कैप. अब डायरेक्शन कर दिया है तो -5 लिखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब बस डायरेक्टली ऐसा है ना. अब हमें करना क्या है, एंड द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी. सो देखो बेसिकली a प्लस बी इन दोनों का ही रिजल्टेंट है, a प्लस बी ही है बेसिकली 10i कैप और 5 j कैप, है ना. अब हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है. सो मान लो इस एंगल को हम है ना फाइंड आउट करते हैं, इसको अपन अल्फा बोलते हैं. तो बताओ 10 अल्फा विल बी, देखो दोस्तों समझना ध्यान, थोड़ा सा ज्योमेट्री है यहाँ पर, है ना. देखो ये 5 है तो क्या ये वैल्यू भी यहाँ पर, ये वैल्यू भी 5 होगी. देखो ये वैल्यू 10 है, ये 5 है. तो यदि मेरे को 10 अल्फा निकालना हो किसी भी के लिए, किसी भी एक ट्राइंगल के लिए, जो 10 थीटा होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद होना चाहिए आपको. तो परपेंडिकुलर इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा 10. सो 10 अल्फा इज इक्वल टू 5/10, तो इट विल बी 1/2. समझ आता है बात. तो 10 अल्फा यदि 1/2 आ गया तो अल्फा क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स 1/2. क्लियर, 10 इनवर्स 1/2. तो अपन को क्या मिल गया, एंगल भी मिल गया. ठीक है. तो थोड़ा सा दोस्तों यार ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको आना पड़ेगा यार, है ना. अब एक देख लो यार इस चीज़ को कि इस टाइप से होता है ये, कि यदि आपको एक 3 डायमेंशनल वेक्टर गिवन है ना. मैक्सिमम 3 डायमेंशन का तो अपन थोड़ा सा बाद में डिटेल में पढ़ेंगे ही सही, ये सारा एंगल वेंगल का क्या लोचा है. लेकिन जस्ट तक 2 डायमेंशनल वेक्टर यदि अपने को गिवन है बट एक्स वाई के फॉर्म में गिवन है, ओके, तो क्या करना है, हमें उसको ड्रॉ करना पड़ता है यार पेज पे. ग्राफ पे आप जो है एक्स में जो भी वैल्यू गिवन हो, वाई में जो भी एक्स वाई जेड गिवन हो, आप उसको रिप्रेजेंट करो और फिर देखो रिजल्टेंट उसका ये वेक्टर है बेसिकली, तो उसके बीच में क्या एंगल हुआ, है ना. और उसमें थोड़ा ज्योमेट्री आपको लगाना है. क्लियर. चलिए तो यहाँ पर दिस इज हाउ इट दिस हैपेंस. अभी देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्स को ऐड कर दो, वाई वाई को ऐड कर दो, खेल खत्म. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों. 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लाई इन अ प्लेन. बहुत बढ़िया. अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड दिस प्लेन, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स ए प्लस बी प्लस सी. दोस्तों ये क्या लोचा है, समझना क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि लेट्स से एक वेक्टर इधर है, ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर इधर है ना, ये मान लो लेट्स से बी वेक्टर है. जो तीसरा वेक्टर है ना वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इनके प्लेन में नहीं है. परपेंडिकुलर हो या नहीं हो, मतलब लेट्स से कि मान लो तीसरा वाला जो है वो इस एक्सिस में, समझ में आई बात, मतलब ऐसा ऐसा, समझ में आई बात. क्लियर है. देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये ए वेक्टर है, क्लियर है ना, सॉरी ये ए वेक्टर है ना, और ये बी वेक्टर है. क्लियर है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर. तो इस प्लेन में आ गया कि नहीं आ गया, ये इस प्लेन में आ गया.
क्लियर है? तो जो तीसरा वेक्टर इनके प्लेन में नहीं है ना, और इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो जरा समझना, पूछा गया है आंसर कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो एंड लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए प्लस बी। दोस्तों समझना पहले, है ना, थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दो वेक्टर्स को जब भी हम जोड़ते हैं दोस्तों, है ना, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, है ना। आप दो वेक्टर कहीं पर भी उसको एक प्लेन मान लो। सो लेट्स से ये वाला जो इसको मैं एक्स वाई जेड प्लेन मानूं, मान लो ऐसा है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये वाला एक्सिस जेड है। क्लियर है? इस टाइप से। ओके, सो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो अपना ए वेक्टर बी वेक्टर है, मान लो ये एक्स वाई प्लेन में है ना, ये एक्स वाई प्लेन में, थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आपने पढ़ी है है ना 10th क्लास में। सो ये एक्स वाई प्लेन में, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा ना दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, इनका जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी का रिजल्टेंट, बेसिकली ए प्लस बी, ये जो होगा ये वेक्टर एसेंशियली ए और बी के प्लेन में होगा। क्लियर? क्या बात समझ में आती है? क्लियर है? अब मान लो हम इस ए प्लस बी में तीसरा वेक्टर जोड़ रहे हैं, है ना, तीसरा वेक्टर जोड़ रहे हैं, मान लो लेट्स से वेक्टर सी। ओके, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो ए प्लस बी और सी का सम जीरो वेक्टर हो जाए, ये कब पॉसिबल है बताओ? कब पॉसिबल है? जब, ध्यान से सुनना, हाँ यहां पर जब, इसको मैं इरेज ही कर देता हूं, जब जो अपना ए प्लस बी वेक्टर है, जो सी वेक्टर हो, जस्ट उसका ऑपोजिट वेक्टर हो। समझ में आई बात? मतलब ए प्लस बी वेक्टर जो हो, सी वेक्टर जस्ट उसका ऑपोजिट वेक्टर हो। यदि ये चीज पॉसिबल है, तभी क्या पॉसिबल है, इस पूरे ए प्लस बी का समेशन और रिजल्टेंट जीरो वेक्टर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। सुनना ध्यान से, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है हमेशा ए और बी के प्लेन में लाई करेगा। ठीक है? ए और बी जिस प्लेन में है और उन दोनों के बीच में ही आएगा, और जो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो एग्जैक्ट बीचों बीच आएगा, है ना। अब मैं तीसरा वेक्टर ऐड करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट है ना, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब जो तीसरा वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर्स ए प्लस बी वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट वेक्टर हो। अब उन्हें जोड़ेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा? जीरो। अब जस्ट ऑपोजिट वेक्टर होने के लिए जो सी वेक्टर हो उसको भी ए और बी के प्लेन में होना पड़ेगा। समझ में आई बात? ए और बी के प्लेन में होना पड़ेगा, और जस्ट ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड वाला भी होना पड़ेगा। ए और ए प्लस बी के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होना पड़ेगा। तो देखो, हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि ए और बी एक प्लेन में लाई करते हैं, और जो तीसरा वेक्टर है लाइज आउटसाइड दिस प्लेन, मतलब इन तीनों का सम कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? सो कैन बी जीरो तो पॉसिबल ही नहीं, कैन नॉट बी जीरो, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? अच्छा, और जो रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए प्लस बी, दोस्तों ए प्लस बी को यदि आप किसी तीसरे वेक्टर से जोड़ रहे हो, क्लियर है, तो क्या होगा कि ए प्लस बी और उस तीसरे वेक्टर का रिजल्टेंट उन तीनों के प्लेन में तब लाई करेगा जब वो तीनों ऑलरेडी सेम प्लेन में हो। लेकिन यहां पर बिल्कुल तीसरा वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये भी पॉसिबल नहीं है, और लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग सी, किसी एक के प्लेन में तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? चलिए, सो बहुत बढ़िया। क्या ये बात आपको समझ में आती है? मतलब समझना मेरी बात, एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां हमें से मिला कि किन्हीं तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट यदि हमें जीरो चाहिए, है ना, यदि हमें जीरो चाहिए तो क्या होना पड़ेगा? हमें क्या होना पड़ेगा कि भाई साहब किन्हीं कोई भी से भी दो वेक्टर हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो तीसरे वाले वेक्टर के एग्जैक्टली ऑपोजिट वेक्टर होना चाहिए। या आप यूं कहें, इसी को मैं थोड़ा रिवर्स में कहता हूं कि यदि तीन वेक्टर का सम मेरे को जीरो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि किसी भी दो का जो रिजल्टेंट होगा, तीसरा वेक्टर यदि उस रिजल्टेंट के एग्जैक्ट ऑपोजिट वेक्टर है, तभी उनका जो है रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल है, अदरवाइज जीरो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? मेरी बात समझ में आती है आपको? वेरी नाइस। ओके, तो ऐसी कहानियां हैं। चलो, तो ये स्टोरी। अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन सी ए प्लस बी को अपन ने ऐड किया है तो क्या होगा? सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए है, ऐसा कैसे पॉसिबल? एग्जाम्पल देखो यार, एग्जाम्पल देखो कि ये है, मान लो 5 न्यूटन है और मान लो तीसरा 3 न्यूटन है, तो इसका मैक्सिमम फोर्स जो है, मतलब रिजल्टेंट जो है इसका
का जो रिजल्टेंट है वो क्या क्या हो सकता है भाई साहब? मैं रिजल्टेंट जो है 5 और 3 8 न्यूटन हो सकता है, और मिनिमम जो है क्या हो सकता है बताओ? मिनिमम जो है 5 - 3 2 न्यूटन हो सकता है। तो रिजल्टेंट जो है 5 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात है ना? और मुझे बताओ जो 2 है वो इन दोनों से छोटा है। समझ में आई बात? तो कुछ भी हो सकता है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है C इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये पॉसिबल, ये तो मतलब हमेशा जरूरी नहीं। क्लियर है? देखो रिजल्टेंट जब F मिनिमम रिजल्टेंट निकाला 2 न्यूटन आए कि नहीं आए? अब बताओ जो 2 न्यूटन है वो क्या ए वेक्टर से, इनमें से किसी भी एक वेक्टर से बड़ा है? नहीं, छोटा है यार। तो पॉसिबल कुछ भी हो सकता है ना? उसके बाद इट इज पॉसिबल टू हैव C का मैग्नीट्यूड इज लेस देन A का मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो लेस देन B का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल पॉसिबल। आप देखो ना, मान लो इन दोनों वेक्टर्स का 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन का रिजल्टेंट मान लो 2 न्यूटन आता है, तो क्या वो दोनों से छोटा है यार? तो हाँ, मे बी पॉसिबल, A से भी छोटा हो और B से भी छोटा हो। सो दिस विल बी योर आंसर, है ना? C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी, गलत। C कब होगा सिर्फ A प्लस बी के बराबर? जब मैक्सिमम आ रहा हो। और मैक्सिमम कब आता है? जब एंगल कितना हो दोनों के बीच में? 0। कितनी बार पढ़ चुके हैं अपन, है कि नहीं? चलिए, उसके बाद C इज नेवर इक्वल टू A प्लस बी। अभी गलत है यार, अपन पढ़ते ही रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम हो सकता है, A प्लस बी के बराबर होता है यार। चलिए, सो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, ये लीजिए। वाह यार, बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो, फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अब दोस्तों एक काम करना है, आप जब नोट्स बनाओ है ना, मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी नोट्स बनाने का समय नहीं मिल रहा है ना? तो आई एक्सपेक्ट कि आप जो है वीडियो को पॉज करेंगे जब भी कुछ मैंने अच्छा कंटेंट लिखवा दिया। आपको हर एक क्वेश्चन को अपने नोट्स पे लिखना है ना? दैट्स हाउ गुड नोट्स लुक्स लाइक। क्लियर? तो आपको अच्छे से सारे नोट्स में सारे क्वेश्चंस को, जो भी मैं यहाँ करवा रहा हूँ, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, है ना? इसमें आपको इजी भी मिलेंगे, इजी से लेके टफ अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन सारे मिलेंगे इसमें। क्लियर है? तो मैं चाहता हूँ कि आपके नोट्स में सारे क्वेश्चन लाइन से आप लिखो, वीडियो पॉज करो, लिखो। यदि मैं आपको वीडियो में पॉज करके यदि मैं आपको लिखने का समय दूँ तो वीडियो विल बिकम वेरी लॉन्ग, है ना? 1 घंटे की वीडियो में 4-4 घंटे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको खुद से जो है लिखोगे बैठ के वीडियो पॉज करके। ओके, ऐसा नहीं सोचना सर ने हाँ लिख दिया, है ना? और होपफुली वी विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ एज वेल, है ना? हम नोट्स वगैरह पीडीएफ के फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्द, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। बट एक बात हमेशा याद रखना, खुद के नोट्स तो खुद के होते हैं यार। आप खुद की, भले ही आपकी राइटिंग कितनी गंदी क्यों ना हो, लेकिन जब आप खुद के नोट्स बनाते हो ना, तो पढ़ के फीलिंग आता है, अच्छा सा फील गुड फैक्टर आता है। एंड फॉर स्टडी फील गुड फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। यूँ भी पढ़ने का मन करता कहाँ है किसी का? अभी थोड़ा पढ़ के अच्छा लग रहा है तो यार, है ना? वाई shouldn't we go? Okay, so अपन इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज वेरी स्टैंडर्ड एंड नॉट इन जस्ट CPMT। ये क्वेश्चन और भी एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ उस पर ही बेस्ड है। देखो, फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। ये 3 फोर्सेस जो हैं एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, हुज रिजल्टेंट कैनॉट बी 0, है ना? इसमें से किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता? अब मेरी बात समझना, 3 फोर्सेस या 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है मुझे बताओ। अब भी जस्ट मैंने 5 मिनट पहले बताया, बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्या है कि किन्हीं भी 2-3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 सिर्फ तब होगा जब उन 3 में से कोई 2 फोर्स, 3 में से कोई भी हो सकता है वो 2 फोर्स, मतलब ये दोनों मिलके या ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके, कोई से भी 2 फोर्सेस मिलके या 2 वेक्टर्स मिलके, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो तीसरा वेक्टर होगा उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। समझ में आई बात? तभी रिजल्टेंट क्या आ सकता है? 0। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ये पहला वाला, ये अपने को ऑप्शन गिवन है ना? मान लो कि ये 10 न्यूटन, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन 3 फोर्सेस हमें गिवन है। क्लियर है? तो मुझे बताओ कि कोई सा भी 2 सिलेक्ट कर लो। मान लो ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, कोई सा भी 2 सेलेक्ट कर लो 10 न्यूटन। तो मुझे बताओ इन दोनों का मैक्सिमम फोर्स कितना पॉसिबल है? इन दोनों का मैक्सिमम पॉसिबल है 20, मतलब इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट 20 पॉसिबल है। और मिनिमम रिजल्टेंट कितना पॉसिबल है दोस्तों? मिनिमम रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है। समझ में आई बात? तो जो तीसरा फोर्स जो हमें गिवन है, समझ में आई बात? तीसरा फोर्स गिवन है, क्या वो इन दोनों फोर्स के F1 और F2 के बीच में कहीं पर लाई कर सकता है? बिल्कुल सही। F1 और F2 का रिजल्टेंट 20 से लेकर 0 तक कुछ भी हो सकता है ना? तो 10 भी हो सकता है। और मान लो F1 और F2 का रिजल्टेंट 10 है, तो क्या वो तीसरे वाले को मैं ऐसा जमा दूं जो उसके ऑपोजिट आ जाए, तो अपना खेल खत्म। समझ में आई बात? मतलब आप एक बार फिर समझो, आप, है ना?
मैंने क्या किया, मान लो दो फोर्सेस को ऐसे जमाया, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, उनमें रिजल्टेंट कितना आ गया दोस्तों, 10 न्यूटन आ गया। ऐसा कब होता है, जब 120 डिग्री का एंगल हो, बता चुका हूँ मैं आपको, तो इनके बीच का मान लो 120 डिग्री का एंगल अपन ने बनाया, तो दोनों इक्वल जो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट भी उनका इक्वल ही आ गया। क्लियर है। और तीसरा जो फोर्स है वो भी 10 न्यूटन का, उसको जस्ट मैं उसके ऑपोजिट जो है जमा दूं, तो बताओ इनका रिजल्टेंट 10 आ ही गया था, दूसरे वाले का 10 है, दोनों मिलकर कैंसिल हो गए, 0 हो गए। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यार, है ना, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो दोस्तों ऐसा एग्जाम्पल था कि समझ में इसलिए थोड़ा सा वो कर रहा है क्योंकि सारे 10-10, एक और लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ये आपके सामने है दोस्तों, 10, 10 और 20 का, है ना। मान लो F1 जो है 10 है, F2 10 है और F3 20 है ना। तो बताओ ये दोनों मिला के, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना, ये दोनों मिलके कितना रिजल्टेंट दे सकते हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट दे सकते हैं 20 का, अरे F1 प्लस F2, और मिनिमम रिजल्टेंट दे सकते हैं 0 का। तो जो अपना तीसरा फोर्स है क्या इन दोनों के बीच में लाई कर सकता है, बी, हाँ जी हाँ बिल्कुल, अरे वो है, तो जो ऐसा है कि जो तीसरा वाला फोर्स है वो इनके बीच में लाई कर सकता है, इनफैक्ट BC है, तो रिजल्टेंट में भी पॉसिबल है ना कि 0 हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ, मान लो 10 और 10 न्यूटन को अपन ने ऐसे जमा दिया इस बॉडी पे, F1 इधर F2 इधर लगा दिया, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन, और जो तीसरा फोर्स है उसको जस्ट उनके ऑपोजिट लगा दिया, तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट 20 पॉसिबल था और अपन ने 20 को जस्ट उनके ऑपोजिट जमा दिया, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0। तो F रिजल्टेंट जो है वो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो यहां पर ये 10, 20 और 23, ठीक है, 10, 20 और 23, ये वैल्यूज जो हैं हम, ये फोर्सेस गिवन है। क्लियर है, 10, 20 और 23, है ना। तो F1 मान लो 10 है, F2 मान लो 20 है, F3 मान लो 23 है। तो मुझे बताओ क्या किन्हीं भी दोनों का रिजल्टेंट तीसरे के बराबर आ सकता है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को। क्लियर है। मुझे बताओ इन दोनों का मैक्सिमम, F1 प्लस F2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, 43, और मिनिमम जो है F मिनिमम कितना पॉसिबल है, 23 माइनस 20 मतलब 3 न्यूटन। अरे समझ में आई बात। तो बताओ कि इन दोनों का F2 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो 43 से लेके 3 तक कुछ भी पॉसिबल है। मतलब इन दोनों को यदि अपन ऐसे किसी तरीके से जमा दे, मान लो F2 और F3 को जमा दिया, ऐसे जमाया ताकि उनका बीच का जो रिजल्टेंट आया वो 10 न्यूटन आया। कितना आया, 10 न्यूटन। तो जो तीसरा वाला फोर्स हमारे पास अवेलेबल है F1, उसको मैं जस्ट उसके ऑपोजिट जमा दूं जो कि 10 न्यूटन है, तो अपना रिजल्टेंट 0 नहीं हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अब आएगा मजा, क्योंकि अब इस केस में जो लास्ट वाला ऑप्शन है वही सही है। ओके, आ जाओ। 10 न्यूटन, 20 न्यूटन और 40 न्यूटन। अपने पास F1 फोर्स जो है वो है 10 न्यूटन, F2 जो है वो है 20 न्यूटन, और जो F3 है वो 40 न्यूटन है ना। लेट्स से अपन सबसे पहले काम करते, इन दोनों को ले लेते हैं, है ना, F1 और F2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो F1 और F2 का बताओ, F मैक्स कितना पॉसिबल है, 20 प्लस 30 आ जाएगा, और F मिन कितना आ जाएगा, F मिनिमम आ जाएगा 20 माइनस 10, 10 न्यूटन। तो मुझे बताओ जो तीसरा फोर्स है क्या इन दोनों के बीच में लाई करता है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। अबे तीसरा वाला फोर्स 40 न्यूटन का है, और F1 और F2 मिलके मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना बना सकते हैं, 30 न्यूटन। तो कभी भी F1 और F2 मिलके F3 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। समझ में आती है बात। चलो, तो अब अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं दूसरा वाला। ये कॉम्बिनेशन बना लो, F2 F3 का बना लो, है ना। तो F2 और F3 का इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया अपन ने। तो बताओ F मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, F मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बताओ। F मैक्सिमम तो 60 पॉसिबल है, और F मिनिमम कितना पॉसिबल है दोस्तों, 40 माइनस 20 मिनिमम। क्लियर है। तो F2 और F3 फोर्स, मान लो कि अपन ने ऐसा लगा रहा है ये F2 है और ये F3 है, तो इनका मिनिमम फोर्स जो है कितना पॉसिबल है दोस्तों, 20, है ना। F मिनिमम 20, और जो अपना तीसरा फोर्स है वो सिर्फ 10 न्यूटन का है। मतलब F2 और F3 का रिजल्टेंट मिलके कभी भी F1 को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात। क्योंकि F2 और F3 का मैक्सिमम 40, 60 और मिनिमम 20 ही पॉसिबल है, और तीसरा वाला फोर्स जो सिर्फ 10 है, मिनिमम से भी छोटा है उन दोनों के, तो पॉसिबल नहीं कि कैंसिल आउट करते। अब तीसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये वाला, है ना। तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों फर्स्ट बिल्कुल थर्ड तक, इधर देखना, फर्स्ट और थर्ड का। तो फर्स्ट और थर्ड का F मैक्स कितना पॉसिबल है बताओ यार, 50 न्यूटन। ओके, 50 न्यूटन। और F मिनिमम कितना पॉसिबल है दोस्तों, F मिनिमम कितना, 40 माइनस 10, 30 न्यूटन, है ना। तो मैक्सिमम 50 हो सकता है F1 और F3 का, है ना, और मिनिमम 30 हो सकता है। और F2 कितना है, 20। क्या इनके बीच में लाई करता है, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट और थर्ड वाले का जो मिनिमम है
मिनिमम, उससे भी छोटा है सेकेंड वाला फोर्स, तो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 फोर्स यदि आपको गिवन हो तो कोई भी 2 कॉम्बिनेशन बना लो, कोई भी दो मतलब 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे बेसिकली, 3 फोर्स गिवन तो 3 ही बनेंगे, फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ थर्ड और सेकंड और थर्ड का। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन में से तीनों कॉम्बिनेशन का जो मैक्सिमम और मिनिमम है, यदि बचा हुआ तीसरा फोर्स यदि वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच लाई नहीं करता तो वो कभी भी उन दोनों की रिजल्टेंट से कैंसिल नहीं होगा, रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। ओके, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वापस से वही क्वेश्चन है, 3 forces of 50 Newton, 30 Newton, 15 Newton acts on a body, then the body is at rest, moving with uniform velocity, in equilibrium और moving with acceleration। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा है ना काइनेमेटिक्स का नॉलेज चाहिए यार, है ना, तो टेंशन मत लो, सेम क्वेश्चन फिर से अपन कर लेंगे, है ना, काइनेमेटिक्स जब पढ़ेंगे ना तब वापस से यही क्वेश्चन अपन कर लेंगे, टेंशन तो लेने का ही नहीं, है ना, 12 सर है तो टेंशन का किस बात की, है ना। ओके, खैर अब आप तो सामने हो नहीं, तारीफ तो कर नहीं सकते इसीलिए मैं खुद ही कर लेता हूँ। ओके, तो 50 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। ओके, आपको क्या करना है, इनके बताना है कि ये फोर्स यदि लग रहे हों तो क्या बॉडी किस टाइप का मोशन परफॉर्म कर सकती है। ओके, तो देखो आ जाओ जरा समझते हैं, अपन ये निकालते हैं कि क्या इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। यदि तीनों का फोर्स रिजल्टेंट 0 हो सकता है तो हो सकता है कि वो रेस्ट पे हो, या हो सकता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, क्योंकि जब भी बॉडी में नेट फोर्स 0 होता है तो या तो वो रेस्ट पर होती है और या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। क्लियर है? अबे थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे, है ना, जो लोग यदि आप 11th में हो और मेरे वीडियोस देख रहे हो तो भाई 10वीं क्लास में 9th क्लास में आपने थोड़ा तो पढ़ा होगा यार, है ना, तो वही कॉन्सेप्ट है थोड़े थोड़े, है ना। ओके, तो हमें ये देखना है कि इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है क्या वो मतलब 0 हो सकता है। तो आ जाओ कॉम्बिनेशन बनाना चालू करते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है ये 50 और 30 का। तो मुझे बताओ 50 और 30 का यदि मैं बोलूं तो मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम वो नहीं लिखता, रेंज बताओ कहां से कहां तक पॉसिबल है। 80 से लेकर के पॉसिबल है वो 50 माइनस 30 20 न्यूटन्स तक। तो बताओ क्या तीसरा फोर्स इनके बीच में लाई करता है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। इसको मैं मतलब F1 बोल रहा हूँ, F2 बोल रहा हूँ और F3 बोल रहा हूँ। तो F1 और F2 का जो है मैक्सिमम फोर्स होता है 80, मिनिमम 20, तीसरा फोर्स उसके मिनिमम से भी छोटा है, तो कभी 0 नहीं हो सकते। क्लियर है? दूसरा वाला केस ले लो, अपन ले लेते हैं F2 और F3 का। क्लियर है? तो F2 और F3 का बताओ मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30 और 15 45, और मिनिमम कितना हो सकता है? 30 माइनस 15 15 न्यूटन। क्लियर है? और तीसरा जो फोर्स है मतलब F1, वो क्या इन दोनों के बीच में लाई कर सकता है? अबे इसका मैक्सिमम F2 और F3 का मैक्सिमम ही 45 है, और जो F1 है वो इसके मैक्सिमम से भी ज्यादा है। समझ में आई बात? मतलब यदि F1 यदि मान लो 40 होता तो 40 45 और 15 के बीच में लाई करता है, तो हाँ अपन इनका कह सकते थे कि रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है, बट अभी रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं है। फिर जो तीसरा है वो है आपका मान लो अपन बनाते हैं F1 और F3 का कॉम्बिनेशन। तो बताओ 50 और 15 का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 65, और मिनिमम कितना हो सकता है? 35 न्यूटन। और तीसरा फोर्स क्या? 30, मिनिमम से भी छोटा है वो, तो ये भी 0 पॉसिबल नहीं है। मतलब इन तीनों फोर्स को मिला करके उस बॉडी पे यदि लगाएं तो 0 फोर्स तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ नेट फोर्स तो लगेगा, और जब भी बॉडी में नेट फोर्स लगता है तब क्या होता है? बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो क्या हो जाएगा? मूविंग विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन से किसी नेट फोर्स तो 0 नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब कुछ एक्सेलरेशन से वो मूव करेगी। क्लियर? चलिए दोस्तों अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज परपेंडिकुलर टू P, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड डायग्राम डायग्राम डायग्राम। ओके, डायग्राम बनाओ भाई साहब। लेट्स सी दिस इज योर P वेक्टर एंड लेट्स सी दिस इज योर Q वेक्टर। क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला है कि द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। P से परपेंडिकुलर मैं ऐसा बनाता हूं क्या, है ना, है ना। लेट्स सी दिस इज योर वेक्टर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ओके, ये आपका रिजल्टेंट है जो इस P से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्रीज।
तो हमें फाइंड आउट करना है दी फाइंड आउट एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखो ये एंगल टोटल यहाँ से यहाँ, इसको मान लेते हैं थीटा। तो दोस्तों आपको क्या वो फॉर्मूला याद है ना? हमें यहाँ गिवन क्या है आपको पता है? आपको यहाँ गिवन है रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के बीच एंगल। तो लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो क्या आप tan अल्फा लिख सकते हो, है ना? यदि ए वेक्टर से अल्फा गिवन है तो tan अल्फा विल बी, बताओ व्हाट? tan अल्फा विल बी b, सामने वाला b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, इजंट इट? याद आना चाहिए रे, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करवा चुका हूं। ओके, सो tan अल्फा इज इक्वल टू, मुझे बताओ क्या आ जाएगा? q sin थीटा सॉरी q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। और हमें पता है कि हमें ये जो है अल्फा 90 डिग्री गिवन है, tan 90 मतलब कितना था दोस्तों? इनफाइनाइट। अरे दोस्त पता होना चाहिए यार, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक 9th में पढ़ा है शायद अपन ने, है ना? तो देखो इनफाइनाइट, ओ माय गॉड, यदि समथिंग अपॉन समथिंग इज इनफाइनाइट, मतलब ये अपॉन वाली वैल्यू को डेफिनेटली जीरो होना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? किसी से भी, किसी को भी यदि जीरो से डिवाइड कर दो तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा यार। तो बेसिकली दिस शुड बी p प्लस क्यू cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0, और यदि ये 0 है इसका मतलब p इज इक्वल टू माइनस क्यू cos थीटा। सो हेयर कम्स cos थीटा इज इक्वल टू माइनस p बाय q। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जो है वो आपको मिल जाएगा cos इनवर्स माइनस p बाय q। क्लियर? दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? cos इनवर्स माइनस p बाय q, cos इनवर्स माइनस p बाय q। दिख रहा है? तो क्वेश्चन को पढ़ना है थोड़ा अच्छे से, हाँ, तो डायग्राम इमेजिन करना है यार। वेक्टर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इमेजिन एनी डायग्राम। अभी तो ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बताऊंगा, और इन फ्यूचर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको इमेजिनेशन थोड़ा जरूरी है यार, है ना? और वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, खूब सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको आ पाएगा। आप डोंट वरी, क्वेश्चंस तो मैं यहाँ बहुत सारे करवा रहा हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कि बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके अलावा आपको करना क्या है मालूम है? आपको क्या करना है कि आपको जो हमको स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो शीट्स अवेलेबल है ना, और इस चैप्टर के साथ जो क्विज अटैच्ड है, आपको उस क्विज को भी सॉल्व करना है, और साथ में जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q। दोस्तों 2 वेक्टर है कि p और दूसरा है q, ठीक है? इनका बोला है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, इन दोनों का बताओ कि इनका मान लो रिजल्टेंट आया, तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है दोस्तों? p प्लस क्यू, और रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? p माइनस क्यू, ठीक है? आर इन द रेशियो 3:1, इनका रेशियो कर दूं तो ये रेशियो हो जाएगा 3:1, है ना? व्हाट इज देयर रिलेशन, मतलब व्हाट ऑफ द विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? अरे यार कितना सिंपल है, हमको दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट और मिनिमम रिजल्टेंट का रेशियो गिवन है ना? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो दोस्तों देख, तो रिलेशन तो आ ही गया, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3/1 है। इसको सॉल्व ही तो करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो p प्लस क्यू इंटू 1, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, और यहाँ 3 इंटू p माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3p माइनस 3q। ओके, सो q को उधर ले जाते, p को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? q प्लस 3q इज इक्वल टू 3p, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस p, है ना? तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 4q इज इक्वल टू 2p। तो यहाँ हमें रिलेशन चाहिए ना, p इज इक्वल टू, तो बताओ p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2q। विच रिलेशन इज ट्रू? p इज इक्वल टू 2q, दिस इज ट्रू। क्लियर है? कितना सिंपल सा तो सवाल था, है ना? कुछ करना ही नहीं है इसमें। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बहुत बढ़िया, एक बॉडी बना लो यार, क्या समझते हैं? ये लो भाई साहब, F1 बना लो, ये F2 बना लो, बहुत बढ़िया बना लिया। नेक्स्ट आ जाओ। 1 फोर्स इज डबल देन दैट ऑफ द अदर फोर्स, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया, इन दोनों में से एक फोर्स बड़ा है। सो मैं इसको ऐसा ना लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, मान लो, है ना, कि F1 है, ये यदि F है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ दोस्तों, है ना? F है तो ये 2F है। क्लियर? तो एक सेकेंड, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं अपन फिर से, है ना? देखो ये बॉडी है, ये यदि F है तो दूसरा वाला फोर्स 2F है। क्लियर? अभी आगे समझते हैं क्या बोल रहे हैं।
ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। अरे वाह, जो रिजल्टेंट आया इट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही होगा बेसिकली, वो बड़े वाले फोर्स के बराबर है। देन द एंगल बिटवीन दिस फोर्सेस इज, अब रिजल्टेंट गिवन है, F1 F2 गिवन है, तो थीटा निकालना है यार, सिंपल है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे यार सबको मालूम है, बताओ रिजल्टेंट है 2f, तो 2f का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 2f का स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू f, ओके, इंटू f, है ना, cos थीटा। अब देखो दोनों साइड 2f वो कैंसिल हो गया, यहाँ पर f तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस f, है ना। देखो ज़रा इधर पर दोस्तों, इधर पर क्या हो जाएगा, इधर पर हो जाएगा ये f जाके माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4f स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। एफ स्क्वायर इधर आ जाएगा तो -1/4 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या आ जाता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/4। तो अब देखो यदि थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/4, ओके, कॉस इनवर्स -1/4, कॉस इनवर्स -1/4, ठीक है। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, जो गिवन है उसको रख दिया, फॉर्मूले में आंसर आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे और कितने हैं, खैर ये सेशन पूरा क्वेश्चन का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही तो जहान है यार दोस्तों, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। आइए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। हमें 3 गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, मतलब ये a वेक्टर है मान लो, एंड दिस इज b वेक्टर है मान लो, और इनका रिजल्टेंट है दोस्तों c वेक्टर, ठीक है। हमें a का मैग्नीट्यूड गिवन है 3, है ना, b का मैग्नीट्यूड गिवन है 4 और c का मैग्नीट्यूड गिवन है 5, ठीक है। एंगल बिटवीन a एंड b, मतलब हमें इनके बीच का जो है ये एंगल पूछा है दोस्तों। सेम वही क्वेश्चन जो अपन लास्ट टाइम कर चुके थे, थोड़ा अलग फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो आप यार, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। अब देखो 5 स्क्वायर मतलब 25, 3 स्क्वायर मतलब 9, 16 प्लस 24 कॉस थीटा, ओके। अब 9 और 25 होते हैं, अरे यार 25 से 25 कैंसिल हो गए, मतलब 24 कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू भी 0 होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू भी तो 0 है दोस्तों, हाँ, नॉट थीटा, इट्स 0, तो इसका 0 डिग्री, इसका मतलब सॉरी जस्ट 0, लाइन का वैल्यू अपन को 0 मिला, तो इसका मतलब क्या है, थीटा मस्ट भी 90 डिग्री, थीटा मस्ट बी 90 डिग्रीज, सो आंसर विल बी 90 डिग्रीज। और दोस्तों 90 डिग्रीज है, हमको रेडियन में कैसे बदलना है यार, है ना, 90 डिग्रीज को रेडियन में कैसे बदलना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैं आपको बेसिक मैथ्स में बता दूंगा, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं, आपने वो पढ़ा होगा तो आपको आता भी होगा यार, है ना। तो आप देखो कि जब अपन इसको हमें पता है कि 360 डिग्रीज में 2 पाई होता है, ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई बाय 360, है ना। तो 90 डिग्री में कितना होगा, 2 पाई बाय 360 इंटू 90, क्लियर। तो ये 4 और इससे तो आ जाएगा पाई बाय 2 आंसर, क्लियर है, आंसर विल बी पाई बाय 2, वेरी सिंपल, आप देख लो। अच्छा, और वैसे भी ये देख के समझ में आता है दोस्तों, यदि आपने 3, 4 और 5 को देखा हो तो ये दीज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है आपको क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात करूं, एक साइड 3 है दूसरा 4 है, तो जो उनका हाइपोटेनस है उसको 5 होना पड़ेगा। या लेट से आपको किसी ट्राइंगल की साइड्स गिवन हो, आपको बोला हो कि एक साइड 3 है, एक 4 है और तीसरा 5 है, तो समझ जाओ कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, पक्का पक्का 90 हो, है ना, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। और भी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा आगे, क्लियर है, बेसिक मैथ्स में और भी बता दूंगा डिटेल में। ओके, नाउ एडिशन वाले पार्ट में से लास्ट क्वेश्चन, जस्ट गिव अ सेकेंड, पानी पी लो यार। ओके, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 फोर्सेस 3 न्यूटन 2 न्यूटन्स आर एट एन एंगल थीटा such that the resultant is R,
है ना। देखो बनाते हैं डायग्राम यार, 3 न्यूटन है एक, दूसरा सिर्फ 2 न्यूटन है, इनके बीच एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट आया दोस्तों आर, है ना। अब ये केस नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं कि द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज्ड, फर्स्ट फोर्स 3 था ना, इसको इंक्रीज कर दिया टू 6 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट बिकम 2r, है ना। मतलब इसको अपन ने 6 न्यूटन कर दिया और दूसरा वाला अभी भी 2 न्यूटन है, तो जो रिजल्टेंट है वो 2r हो गया। तो हमें बताना है कि एंगल कितना है ये थीटा दोनों केस में, है ना। ये केस नंबर 2। अब इक्वेशन बनाओ ना यार, पहले वाले केस की इक्वेशन बनाओ। रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इस केस का भी इक्वेशन बनाओ यार, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, ये 2 इक्वेशन बन गए हैं। अब हमें r को हटाना, निकालना क्या है, थीटा निकालना है ना यार। तो एक काम करते हैं ना, एक इक्वेशन में से दूसरे को, ये सेकंड इक्वेशन है, तो अपन एक काम करते हैं जरा, है ना, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, है ना। मतलब इसमें से पूरा डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा एज इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कॉस थीटा, इसको डिवाइड कर देंगे। तो बताओ 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर आ गया। जब अपन उसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ सिर्फ 4 बचेगा। क्लियर है, तो इस पूरे इक्वेशन को जाके यहाँ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 प्लस 4 प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 24 कॉस थीटा। ओके, ये पूरा का पूरा टर्म ले जाके मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 प्लस 16 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 कॉस थीटा इज इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 24 कॉस थीटा। ठीक है, 34 कॉस थीटा। समझ में आता है बात आपको, है ना। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा थोड़ा, आप देखो इधर भी 36 इधर भी 36, 4 को इधर पर लेकर आओ, या लेट्स से हाँ 4 को जैसा भी हो 16 उधर ले जाओ, जैसा भी करना है आपको, 16 उधर ले जाओ, 24 कॉस थीटा को इधर ले जाओ, है ना। तो क्या होगा दोस्तों 48 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 16। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 24 cos theta is equal to minus 12. Okay, so cos theta is equal to minus 12 by 24, that will be minus 1 by 2. और दोस्तों cos theta is equal to minus 1 by 2 है, तो cos theta यहाँ पर जो है थीटा का वैल्यू जो है वो 120 डिग्रीज हो जाएगा। और ये कैसे आया दोस्तों, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है थोड़ा सा, है ना। ये किस टाइप से आया, ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स में है और इसको अपन को वैसे डील करना है। बेसिक मैथ्स में अपन इसको पढ़ लेंगे, आप डोंट वरी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, जो हमें क्वेश्चन ने कहा था हमने वैसी वैसी 2 अलग सिचुएशन बनाई, इक्वेशन लिखी और सॉल्व कर डाला, कुछ भी तो नया नहीं है इसमें, है ना। चलिए तो दोस्तों अब अपन आते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। आप देखो वीडियो को पॉज करो और इसमें जो आपको चाहिए आप उसको नोट डाउन करो। हर क्वेश्चन को आपको पॉज करके वीडियो नोट डाउन करना है और आपको सारा सोल्यूशन भी नोट्स में करना है ना। यही नोट्स तो बाद में काम आएंगे दोस्तों, है ना, इसीलिए नोट्स तो बनाना है। अब दोस्तों अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूनिट वेक्टर्स। ओके, यूनिट वेक्टर पे बेस्ड है अपन वो क्वेश्चंस कुछ कुछ करने वाले हैं। तो आ जाओ जरा इसको समझते हैं। द एक्सप्रेशन, अच्छा यूनिट वेक्टर्स आपको याद है, भूल तो नहीं गया यार यूनिट वेक्टर्स क्या चीज़ होता है। अरे यार दोस्तों मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अरे हाँ या ना, मैग्नीट्यूड क्या हो 1। और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर्स का, हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए। क्लियर है, हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए जो है यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लो ए वेक्टर है तो उस पर कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर में से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया जाए, है ना। उस ए वेक्टर में से उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अब देखो यूनिट वेक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, फटाफट सिंपल से क्वेश्चन है, उसको अपन देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन दोस्तों, एक वेक्टर गिवन है हमें, इज आ यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर तो नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड 0 थोड़ी है इसका यार। अच्छा मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 और स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कैसे हो सकता है यार जब आई कैप जे कैप डायरेक्शन गिवन है साथ में, तो है ना। तो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है दोस्तों। कैसे निकाला जाता है मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर हमें ए वेक्टर लेट से गिवन है x i कैप y j कैप,
तो हम कैसे, और मान लो z के कैप ऐसा हमें वेक्टर गिवन है, तो हम मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इस केस में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, क्लियर है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जरा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, क्लियर है। मतलब इस वेक्टर को मान लो कि दिस इज योर ए वेक्टर, तो जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, क्लियर है। तो 1/√2 मतलब 1/2 प्लस 1/2 का अंडर रूट 1/2 1/2 1 अंडर रूट 1 मतलब 1। अभी क्या मैग्नीट्यूड 1 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब दिस इज अ शॉर्ट दिस इज अ यूनिट वेक्टर, क्लियर है। ये याद रखना यार कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। The vector that must be added to a vector this and this so that the resultant vector is a unit vector। अरे भाई यार, हम चाहते हैं resultant vector एक यूनिट वेक्टर हो, है ना, along the y axis, along the y axis, क्लियर है। मतलब हम एक रिजल्टेंट वेक्टर चाहते हैं, एक और एक्स्ट्रा वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर, उस ए वेक्टर को इन दोनों वेक्टर के साथ हमें जोड़ना है ताकि हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यूनिक वेक्टर हो, और वो भी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग। तो दोस्तों एक्स एक्सिस के अलोंग यदि कोई यूनिट वेक्टर है, मान लो ए कैप है, मान लो कोई भी ए नहीं, मान लो कि पी कैप है ना, पी कैप है, मान लो पी कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग दी वाई एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा आई जे कैप। हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये होना चाहिए तीनों को जोड़ने के बाद। समझ में आता है क्या, अरे बोलो, है ना, तीनों को जोड़ने के बाद। अब जरा यार इस चीज को समझो कि यदि मैं सिर्फ जे कैप चाहता हूं, तो मैं ऐसा चाहता हूं क्या कि यदि मैं इस वेक्टर को, इसको वेक्टर को मान लो बी वेक्टर मान लेते हैं और इस वेक्टर को मान लो सी वेक्टर को मान लेते हैं, तो मैं क्या चाहता हूं कि बी वेक्टर और सी वेक्टर को जब मैं ऐड करूं, बी वेक्टर और सी वेक्टर को जब मैं ऐड करूं, उसको जब मैं ए के साथ ऐड करूं, तो मेरा एक्स एक्सिस वाला मतलब आई कैप वाला खत्म हो जाना चाहिए, आई कैप 0 हो जाना चाहिए, isn't it यार। तभी तो सिर्फ जे वाला आंसर मिलेगा अपने को। तो देखो ये आई कैप है, आई कैप में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 + 3 4 हो गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो ए वेक्टर हो उसका जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट हो या जो आई वाला हो वो -4 हो। क्यों भाई साहब, देखो ये -4, ये -4 वाला आंसर है, दिस विल बी योर आंसर, दिख ही जा रहा है, लेकिन फिर भी लेट्स अंडरस्टैंड कि यदि मैं इस आई कैप को और 3i को और -4i को ऐड कर दूं, तो i + 3i 4i और -4i, तो कितना हो गया 0। तो देखो जब अपन इन तीनों को जोड़ते हैं तो मेरे को x एक्सिस में 0 मिलता है, और हमें चाहिए भी, हमें चाहिए x एक्सिस में 0 ही हो, क्योंकि हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में हो, क्लियर है। तो जो है b विल बी योर आंसर। अदरवाइज आप ऐसा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझना, ऐसा भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि ए वेक्टर को मान लो x आई कैप y जे कैप और z के कैप, है ना। तो हम जब जोड़ें, हम चाहते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सिर्फ y एक्सिस में हो, तो x वाला कंपोनेंट 0 होना चाहिए उसका, तो x + 1 + 3 = 0 हो जाए, क्लियर है। तो x विल बी -4, तो हमारा जो a वेक्टर है उसका x कंपोनेंट -4 होना चाहिए, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ, क्लियर है। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप + जे कैप। अबे मतलब बेसिकली आई कैप जे कैप का यूनिट वेक्टर निकालना है ना। सो लेट्स से दिस इज अ वेक्टर आई कैप + जे कैप। तो हमें यूनिट वेक्टर कैसे निकालना रहता है, हमें पता है यूनिट वेक्टर से हम कैसे निकालते हैं, इस ए वेक्टर से इसी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो यार। तो वेक्टर तो हमें मालूम है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √1² + 1²। देखो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, तो 1² 1², तो क्या हो जाएगा √2, है ना। तो ए का जो यूनिट वेक्टर है ना, दैट विल बी आई कैप + जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2, क्लियर है। सो दिस विल बी यूनिट वेक्टर, है ना। देखो आंसर देखो, आई कैप + जे कैप / √2। वेरी सिंपल यार, कुछ है ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट, पहले हमें बता दिया गया इस बार कि भाई ये है ना कि यूनिट वेक्टर है और 0.5 आई कैप, 0.8 जे कैप, सी के कैप, देन द वैल्यू ऑफ सी इज वाई। यार एक अच्छे मतलब एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है। हमको एक वेक्टर गिवन है जिसमें एक वेरिएबल क्वांटिटी है, समझ में आई बात, एक वेरिएबल संख्या, और हमसे बोला गया है कि जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, या दैट कांस्टेंट हमें गिवन है बट पता नहीं है क्या है, अननोन है, तो बताइए वो। हमें एक चीज़ मालूम है,
हमें मालूम है कि मतलब एक यदि यूनिट वेक्टर हमें गिवन है उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। क्लियर? तो यदि ये वेक्टर अपने को गिवन है ना, 0.5 i कैप 0.8 j कैप प्लस c k कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, क्योंकि इट्स गिवन दैट कि ये वाला वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है ना। तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। कैसे निकालेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोस्तों? अंडर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? और ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1 है दोस्तों। अंडर रूट उठाओ, उधर लेकर आओ, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ पर c का स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 माइनस इन दोनों को ऐड करके 0.89। क्लियर है? तो 1 माइनस 0.89 मतलब c विल बी 0.11 का अंडर रूट, तो c का वैल्यू ये आ जाएगा अंडर रूट 0.11, अंडर रूट 0.11। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक और गिवन है। समझ में आया ना? देखो क्या करना क्या है भाई, हमें वेक्टर गिवन है और कहा गया कि यूनिट वेक्टर है ना। तो उस वेक्टर में हमें एक वेरिएबल भी गिवन है ना। तो क्या करना है, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकाल के इज इक्वल टू 1 के बराबर कर देना है, तो आपको मिल जाएगा आंसर। आप देख लो स्क्रीन पर और चाहो तो उसको आप नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चन सीबीएस पीएमटी में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी। क्या बोला है कि हम एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? a प्लस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, a प्लस बी का रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा बताओ? 4 और माइनस i। मतलब यार हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं? जब वो 3 डायमेंशनली गिवन हो, तो 4 माइनस i मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3i कैप, है ना, प्लस 3j कैप, 3j कैप मतलब 6j कैप, माइनस 8 और 6 तो माइनस 2 की क्या, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। ये हमें दोस्तों गिवन है ना। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। हमसे बोला है कि एक यूनिट वेक्टर निकालो जो इसके पैरेलल हो। दोस्तों पैरेलल होने का क्या मतलब होता है? पैरेलल होने का मतलब कि हम एक ऐसा वेक्टर चाहते हैं, यूनिट वेक्टर, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसका डायरेक्शन इसके बराबर हो। तो क्यों ना हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लें। क्या निकाल लें? इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लें। तो जो भी इसका डायरेक्शन होगा, वो अपने भी वेक्टर का डायरेक्शन होगा जो हमें चाहिए, क्योंकि दोनों यदि पैरेलल हैं, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए ना जो इसके पैरेलल हो। तो इसका जो डायरेक्शन होगा अपने उस वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम होगा, तो इसका डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? डायरेक्शन का मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट आपने निकाला है इसका कैप, है ना। वो कैसे होता है? रिजल्टेंट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दोस्तों यहाँ मैंने माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ स्क्वायर का माइनस करोगे तो प्लस में ही आएगा। मतलब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का माइनस नहीं करोगे। जब स्क्वायर करोगे, चाहे प्लस का करो या माइनस का करो, आंसर विल बी इन प्लस ओनली। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन यहाँ पर मिल जाएगा आपको 36 प्लस 4। क्लियर है? सो दैट इज 49। सो 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7। यह आपको क्या मिल गया? ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल गया, और यही डायरेक्शन अपने रिक्वायर्ड वेक्टर का भी होगा। तो देखो कौन सा आंसर सही है? 1/7 ऑफ 3i कैप 6j कैप माइनस 2 का आंसर इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करूंगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बैठ के करोगे आराम से, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। ओके, तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ो अच्छे से, दम लगा के अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स को बार बार देखो, है ना। अभी आपके पास समय है। चलिए, थैंक यू सो मच।